हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी मूवी रिलीज हुई थी जिसे 60 साल के बाद भी लोग याद करके तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। इस फिल्म ने दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे सहित कई कलाकारों को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। इस फिल्म में एक और एक्ट्रेस थी जिनका नाम था निगार सुल्ताना, जिन पर सभी दिल हार बैठे थे। लोगों ने ये तक कह दिया था कि वो मधुबाला और ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता ने मुगले आजम के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के आरिफ का भी मन मोह लिया था। निगार ने फिल्म में मुगल दरबार की डांसर बहार का रोल निभाया था, जिन पर फिल्म का मशहूर गाना तेरी महफिल में किस्मत आजमा के फिल्माया गया था। निगार इस कदर खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती की तुलना मधुबाला और वैजंती माला जैसी आला दर्जे की एक्ट्रेस से होती थी। अब हम आपको बताएंगे एक ऐसी दास्तान जिसकी वजह से निगार को फिल्मों में आना पड़ा। पिता की मौत के बाद घर चलाने के लिए फिल्मों में आई थी निगार सुल्ताना। अपने पति के खिलाफ जाकर और तलाक लेकर इस फिल्म का हिस्सा बनी थी, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ का परफेक्शन और काम देखकर वो दिल दे बैठी थी उन्हें। शूटिंग खत्म होते ही निगार सुल्ताना रंग मिजाजी के लिए मशहूर के आसिफ की तीसरी पत्नी बन गई और अपनी ही करीबी दोस्त सितारा देवी की सौतन बनकर उन्हीं के घर में रहने लग गई थी। फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी कि पति ने बेवफाई कर चौथी शादी कर ली थी। निगार और इकलौती बेटी हिना को ठुकरा दिया था। अब तो निगार सुल्ताना पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। निगार ने पति के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं सकी निगार सुल्ताना। फिल्म से कामयाबी मिलने का ख्वाब देखने वाली निगार को इंडस्ट्री के हर शख्स ने ठुकरा दिया था और वो आर्थिक तंगी में ऐसी डूबी कि कभी उभर ही नहीं पाई। सालों बाद 1991 में वो तब सुर्खियों में आई जब उनकी इकलौती बेटी हिना ने 1993 में हुए मुंबई के बम धमाकों के आरोपी और अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से शादी कर ली। बेटी ने भी साथ छोड़ा तो निगार सुल्ताना ने गुमनामी की जिंदगी बिताना शुरू कर दी। अब हम आप सभी को निगार सुल्ताना की जिंदगी में थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। 21 जून 1932 निगार सुल्ताना का जन्म हैदराबाद में हुआ था। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी निगार के पिता निजाम स्टेट आर्मी में मेजर थे। स्कूल के दिनों में निगार ड्रामा में हिस्सा लिया करती थी। कुछ दिनों बाद ही उन्हें स्कूल से निकालकर घर में ही पढ़ाया जाने लगा, लेकिन उनका एक्टिंग का जुनून कम नहीं हुआ। जब 6 साल की उम्र में उन्होंने हम तुम और वो 1938 में आई ये फिल्म देखी तो खुद भी बड़े होकर हीरोइन बनने का सपना देखने लगी। देखने में बेहद सुंदर और बेबाक निगार सुल्ताना अपनी बातों से हर किसी का ध्यान खींच लिया करती थी। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से पिता की मौत के बाद निगार सुल्ताना के परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिंदगी में उथल पुथल मच गई। जब 10 साल की उम्र में पिता अचानक गुजर गए तो पिता के एक दोस्त जगदीश सेठी ने उनके परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए निगार को फिल्म रंगभूमि का ऑफर दे दिया, जो वो मोहन भवनानी के साथ बना रहे थे। निगार ऑफर मिलते ही झट से राजी हो गई और 1946 में फिल्म रंगभूमि रिलीज हुई। फिल्म तो कोई खास कमाल ना दिखा पाई, लेकिन महज 14 साल की निगार ने अपने हुनर की बदौलत हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। निगार पर नजरें टिकाने वालों में सोमेन कहे जाने वाले राज कपूर भी थे, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म का ऑफर दे दिया। अब वो फिल्म आई जिसकी वजह से दर्शकों ने निगार सुल्ताना को खूब पसंद किया। 1948 में निगार राज कपूर की बतौर निर्देशक और प्रोड्यूसर डेब्यू फिल्म आग में निर्मला के किरदार में नजर आईं।
फिल्म में राज कपूर, नरगिस और कामिनी कौशल जैसे किरदार होने के बावजूद निगार सुल्ताना के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म निगार के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उनकी खूबसूरती की चर्चा फिल्मी गलियारों में शुरू हो गई। आगे उन्हें बाजार, पतंगा, शीश महल, दमन, मिर्जा गालिब जैसी कई बेहतरीन फिल्में मिलीं और फिल्मी दुनिया में निगार की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। अब वो घड़ी आई जिसका हर लड़की बेसब्री से इंतजार करती है। 50 के दशक तक निगार सुल्ताना फिल्म इंडस्ट्री में पकड़ बना चुकी थी। इसी बीच उनकी मुलाकात मशहूर निर्देशक और प्रोड्यूसर SM यूसुफ से हुई। चंद मुलाकातों के बाद ही निगार ने उनसे शादी करने का मन बना लिया। करियर की परवाह किए बिना निगार सुल्ताना ने उनसे शादी कर ली। हालांकि हिंदी फिल्म के इतिहास में दोनों की शादी की तारीख का सही जिक्र नहीं मिलता। शादी के बावजूद निगार की पॉपुलैरिटी और फेम में कोई कमी नहीं आई थी और उन्हें लगातार सरदार, यहूदी जैसी आला फिल्में मिलती रहीं। निगार सुल्ताना उस जमाने की मशहूर कथक क्वीन सितारा देवी की करीबी दोस्त हुआ करती थी। सितारा देवी के पति मशहूर फिल्ममेकर के आसिफ 50 के दशक के आखिर में अपनी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म मुगले आजम की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में अनारकली के रोल के लिए नूतन और सुरैया इनकार कर चुकी थी, जिसके बाद मधुबाला को वो रोल दिया गया। शहजादे सलीम के लीड रोल के लिए दिलीप कुमार को चुना गया और उनके पिता अकबर के रोल में पृथ्वीराज कपूर को जोधाबाई के रोल के लिए दुर्गा खोटे की कास्टिंग हो चुकी थी। अब के आसिफ को सिर्फ मुगल दरबार की डांसर बहार के रोल के लिए एक सुंदर एक्ट्रेस की तलाश थी। जब उन्हें इस रोल के लिए कोई दूसरी एक्ट्रेस नहीं मिली तो उनकी पत्नी सितारा देवी ने अपनी सहेली निगार के नाम का सुझाव दिया। एक मीटिंग में निगार की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर के आसिफ ने तुरंत ही उन्हें मुगले आजम में साइन कर लिया। ये वो दौर था जब के आसिफ की रंगीन मिजाजी के किस्से फिल्मी गलियारों में काफी मशहूर हुआ करते थे। निगार के पति SM यूसुफ भी के आसिफ के मिजाज से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने निगार को साफ कह दिया था कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगी। निगार को फिल्म में अपना रोल काफी पसंद आया था। उन्हें लगता था कि के आसिफ जैसे बड़े फिल्म मेकर की फिल्म कर उनके करियर को नई उड़ान मिलेगी। ऐसे में वो फिल्म करने पर अड़ी रहीं। पति के लाख समझाने पर भी जब निगार नहीं मानी तो दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। जब निगार फिल्म करने की जिद पर अड़ी रहीं तो पति ने उन्हें दो रास्ते दिए, या तो शादी बचाओ या फिर फिल्म में काम कर लो। निगार ने पति और फिल्म मुगले आजम के बीच फिल्म को ही चुना। पति के खिलाफ जाकर निगार ने फिल्म में काम किया, लेकिन हुआ वही जिसका उनके पति को डर था। सेट पर के आसिफ का परफेक्शन और उनका अंदाज देखकर निगार सुल्ताना उन्हें पसंद करने लगी, जबकि वो उनकी करीबी दोस्त सितारा के पति थे। के आसिफ भी निगार की खूबसूरती से पहले ही प्रभावित थे। दोनों फिल्म की शूटिंग के समय नजदीक आने लगे, जिससे सितारा देवी बेहद नाराज हुई और 1959 में के आसिफ से बढ़ती नजदीकियों के बीच ही खबर उड़ी कि निगार सुल्ताना ने पाकिस्तान के लेडी किलर कहे जाने वाले एक्टर दर्पण कुमार से सीक्रेट शादी कर ली है। दर्पण कुमार ने निगार के पूर्व पति SM यूसुफ के निर्देशन में काम किया था। निगार को ये खबरें इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने 13 जून 1959 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबके सामने साफ किया कि उनका दर्पण कुमार से कोई रिश्ता नहीं है। किसी अफवाह की सफाई देने के लिए रखी गई ये अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस थी। वो घड़ी आई जिसकी वजह से निगार सुल्ताना ने अपनी ही दोस्त को सौतन बना लिया। मुगले आजम फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही निगार सुल्ताना ने डायरेक्टर के आसिफ से शादी रचा ली। के आसिफ उन्हें अपने साथ घर ले आए, जहां पहले ही सितारा देवी रहा करती थी। सितारा देवी भी के आसिफ की दूसरी पत्नी थी।
अपनी ही दोस्त निगार को अपने ही घर में सौतन बनी देख सितारा देवी को जोरदार धक्का लगा, लेकिन उन्होंने शादी नहीं तोड़ी। निगार सुल्ताना के आसिफ की दूसरी पत्नी सितारा देवी के साथ एक ही घर में रहा करती थी। सितारा देवी ने भी निगार से दोस्ती बरकरार रखी। इस शादी से निगार ने बेटी हिना कौसर को जन्म दिया। अब वो घड़ी आई जिसकी वजह से निगार सुल्ताना का सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही के आसिफ ने दिलीप कुमार की छोटी बहन अख्तर से शादी कर ली। दिलीप कुमार इस कदर नाराज रहे कि मुगले आजम के प्रीमियर तक में नहीं पहुंचे। इस बार निगार और सितारा देवी दोनों के सब्र का बांध तो टूट पड़ा था। सितारा देवी ने के आसिफ का घर छोड़ते हुए उन्हें शाप दिया कि तुम बेमौत मरोगे। वहीं निगार सुल्ताना ने के आसिफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। अपनी दलील में निगार ने कहा कि आसिफ ने सितारा के रहते हुए बिना उनकी इजाजत लिए मुझसे शादी की और फिर मेरे रहते हुए अख्तर से। उन्होंने दोनों बार बिना किसी की इजाजत से शादी की है, जो गैर कानूनी है। कोर्ट में मामला पहुंचते ही के आसिफ ने भी बिना झिझक निगार सुल्ताना को तलाक दे दिया। और इस तरह की परिस्थितियों में निगार ने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की और साथ ही साथ कोर्ट के चक्कर भी काटती रही। अब वो वक्त आया जिससे निगार सुल्ताना एक झटके में ही बर्बाद हो गई। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम भारत की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्म के सभी सितारों की किस्मत बदल गई, लेकिन निगार के लिए ये फिल्म उनकी बर्बादी का कारण रही। फिल्म बनते हुए कई रिश्ते बने और टूटे। निगार को लगता था कि ये फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। निगार ने जब के आसिफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की तो कई फिल्म मेकर उनके साथ काम करने से झिझकने लगे। अब वो घड़ी आई जिसकी वजह से निगार सुल्ताना ने कानूनी लड़ाई लड़ी। घर चलाने के लिए निगार को दो कलियां, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, बंसी बिरजू जैसी फिल्मों में मामूली किरदार निभाकर गुजारा करना पड़ा। 1971 में जब के आसिफ की संजीव कुमार के घर अचानक आए हार्ट अटैक से मौत हुई तो कुछ समय बाद निगार ने उनकी संपत्ति पर हक मांगा और ये कानूनी लड़ाई भी बहुत ही लंबी चली। के आसिफ की मौत के बाद निगार सुल्ताना ने अपनी बेटी को फिल्मों में जगह दिलाई। उनकी इकलौती बेटी हिना कौसर ने 1971 की फिल्म दोस्त और दुश्मन से एक्टिंग डेब्यू किया था। विनोद खन्ना और रेखा स्टारर इस फिल्म में हिना को मामूली रोल मिला, जिससे उन्हें कोई पहचान नहीं मिल सकी। के आसिफ के चंद दोस्तों की बदौलत उन्हें 70-80 के दशक की कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल जाया करते थे। वहीं के आसिफ को नापसंद करने वाले कुछ लोगों के चलते उन्हें अपनी जगह बनाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब बेटी को फिल्मों में कोई खास पहचान नहीं मिल सकी तो निगार सुल्ताना ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक फर्नीचर शोरूम खोला। शोरूम घाटे में जाने लगा और निगार का आर्थिक तंगी का दौर शुरू हो गया। कुछ समय बाद उनका शोरूम भी बंद हो गया। निगार सुल्ताना की बेटी हिना कौसर तब सुर्खियों में आई जब वे 1991 में अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची की दूसरी पत्नी बनी। इकबाल मिर्ची डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी था, जो मुंबई में मसालों का व्यापार करता था। जब 1993 में मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए तो इकबाल मिर्ची इसके मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया। हिना ने भारत छोड़ दिया और पति के साथ अमेरिका में बस गईं। वहीं निगार सुल्ताना बेटी के जाने से भारत में अकेली पड़ गईं। गुमनामी में रहते हुए निगार सुल्ताना की 21 अप्रैल सन 2000 को मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी निगार सुल्ताना की दुख भरी दास्तान। अब आपको ये बताना है कि मुगले आजम में उनकी अदाकारी आपको कैसी लगी थी। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मनोरंजक वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।